नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 192। विनाशरात्रि आकाश संप्रदाय के कनिष्ठ संप्रदाय प्रमुख माशियानहोंग ने तुरंत आकाश भेड़िया द्वीप के दूसरे द्वीप मास्टर की ओर रुख किया और गहरी आवाज में कहा, दूसरे द्वीप मास्टर, चाहे उत्तरी युद्ध राजा जो कुछ भी कहता है वह सच है या झूठ, मुझे डर है कि केवल सेनाओं में शामिल होने से ही हम उसे मार सकते हैं। बेशक, मुझे अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना होगा, दूसरे द्वीप मास्टर ने दांत पीसते हुए कहा। तभी दोनों ने एक साथ हाथ हिलाया और नाइट स्काई सेक्ट और स्काई वुल्फ आइलैंड से दर्जनों शक्तियां ध्रुव मल्होत्रा की ओर दौड़ पड़ीं। मुर्गियों और कुत्तों का एक झुंड मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। ध्रुव मल्होत्रा के मुंह के कोने पर एक उदासीन मुस्कान लटकी हुई थी। इसके बाद ध्रुव मल्होत्रा के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और ध्रुव मल्होत्रा के केंद्र में क्यूई की दृश्यमान तरंगें तेजी से फैल गईं। इस समय मूलतः शांत समुद्र की सतह उबलने लगी, क्योंकि एक के बाद एक लहरें उठने लगीं। जहां गति गुजरी, ध्रुव मल्होत्रा की ओर भाग रहे लोग पकौड़ों की तरह समुद्र में गिर गए। कुछ ही क्षण बाद ये लोग धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकले, जो पहले से ही आवाजहीन थे। एक संक्षिप्त मुठभेड़ के दौरान नाइट स्काई सेक्ट और स्काई वुल्फ द्वीप के ग्रेट ग्रैंड मास्टर स्तर से नीचे के सभी सदस्य मर गए। ध्रुव मल्होत्रा की ताकत के कारण उन्हें मारने के लिए उन्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। केवल उनकी आभा की उपस्थिति ही इन लोगों के दिलों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। उनमें से सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर्स से अधिक कुछ नहीं थे। ध्रुव मल्होत्रा की ओर दौड़ रहे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स अचानक रुक गए, उनकी आंखें भय से भर गईं। क्या ऐसी दिव्य शक्ति सचमुच युद्ध राजा के पास हो सकती है? शायद लियाओ साम्राज्य के शिखर के शीर्ष योद्धा भी ऐसी दुर्जय शक्ति का दावा नहीं कर सकते थे, है ना? अपनी आभा के प्रस्फुटन मात्र से ही उसने दर्जनों विशेषज्ञों, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टरों को भी मार गिराया। तुम रुक क्यों गए? जब तुम मुझे मारना चाहते थे तब तुम्हारी वह गति कहाँ थी? ध्रुव मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरते हुए हल्के से कहा। उन महान ग्रैंड मास्टरों ने ध्रुव मल्होत्रा से आगे बढ़कर भिड़ने की हिम्मत नहीं की। ऐसी भयानक शक्ति वाले अस्तित्व का सामना करते हुए वे जानते थे कि मुठभेड़ निश्चित रूप से घातक होगी। इस समय द्वितीय द्वीप मास्टर और मा शियानहोंग दोनों भी अचंभित थे। जाहिर तौर पर उन्हें ध्रुव मल्होत्रा की ताकत इतनी जबरदस्त होने की उम्मीद नहीं थी। ये देखकर कि किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की, ध्रुव मल्होत्रा ने भी उदासीन भाव से कहा, ठीक है, जब आप आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ऐसा करने की अनुमति दीजिए। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ध्रुव मल्होत्रा ने अपने पैर की नोक से समुद्र की सतह पर हल्के से थपथपाया, फिर एक तोप के गोले की तरह वह ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स के समूह की ओर बढ़ गया। दौड़ना! किसी ने अचानक चिल्लाया और वे महान ग्रैंड मास्टर्स सभी दिशाओं में बिखर गए, जैसे कि धनुष की टंकार मात्र से पक्षी चौंक जाते हैं। ध्रुव मल्होत्रा के मुंह के कोने पर तिरस्कार का भाव दिखाई दिया और वह बुदबुदाया, क्या तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? फिर एक रीप की तरह ध्रुव मल्होत्रा अपनी फसल काटने के लिए महान ग्रैंड मास्टर्स के बीच में कूद पड़े। ये महान ग्रैंड मास्टर, जो किसी भी परिस्थिति में मजबूत माने जाते थे, अब ध्रुव मल्होत्रा के हाथों में कमजोर चींटियों की तरह थे, जो संपर्क में आने पर आसानी से कुचल दिए जाते थे। एक के बाद एक महान ग्रैंड मास्टर्स ध्रुव मल्होत्रा द्वारा मारे गए, उनके शव समुद्र में गिर गए। रक्त ने शीघ्र ही समुद्र को लाल रंग में रंग दिया, जिससे रक्तपिपासु शार्क रक्त की गंध की ओर आकर्षित होने लगीं। समुद्र के ऊपर ध्रुव मल्होत्रा ने नाइट स्काई सेक्ट और स्काई वुल्फ द्वीप के महान ग्रैंड मास्टर्स के जीवन का लाभ उठाना जारी रखा। समुद्र के नीचे खून के प्यासे भूखे शार्क दोनों ओर से शक्तिशाली लोगों की लाशों को नोच रहे थे। दृश्य थोड़ा खूनी था, यहाँ तक कि समुद्री पानी की नमकीन खुशबू भी खून की तीखी गंध को दबा नहीं सकी। ध्रुव मल्होत्रा को मनुष्यों के बीच देवता की तरह उतरते देख देख पर खड़े राजेंद्र नायक की आंखें लालसा से भर आईं। राजेंद्र नायक का पद संभालने के बाद उन्होंने भी एक बार बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखीं। अफसोस, उम्र और कमजोर होती ताकत के साथ उनके महत्वाकांक्षी सपने अंततः समय के साथ धूमिल हो गए। लेकिन अब ध्रुव मल्होत्रा के अत्याचारी और अद्वितीय आचरण को देखकर राजेंद्र नायक की आंखों में आशा की लौ फिर से जल उठी। ध्रुव मल्होत्रा में उन्हें एक संभावना नजर आई, एक ऐसी संभावना जिसने उनके आत्मविश्वास को फिर से जगा दिया तथा उन्हें उन दिनों की याद दिला दी जब वे पहली बार राजेंद्र नायक बने थे। कुछ ही मिनटों में भागने की कोशिश में भाग रहे एक भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर बच नहीं सके, वे सभी ध्रुव मल्होत्रा के हाथों मारे गए। डेक पर खड़े पूर्वी समुद्री नौसेना के योद्धा ध्रुव मल्होत्रा को विस्मय भरी निगाहों से देख रहे थे।
ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने जो महान ग्रैंड मास्टरों का वध उसी प्रकार कर सकता है जैसे मुर्गियों और कुत्तों का वध किया जाता है, कौन विस्मय महसूस नहीं करेगा। इन महान ग्रैंड मास्टर्स से निपटने के बाद ध्रुव मल्होत्रा स्काईवुल्फ द्वीप के एक जहाज पर सवार हो गए। माशियान होंग ने देखा कि स्थिति गड़बड़ थी, अब उससे स्काईवुल्फ द्वीप के लोगों की कोई परवाह नहीं थी और उसने तुरंत जहाज पर सवार लोगों को रवाना होने और भागने का संकेत दिया। ध्रुव मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाकर मां शियानहोंग की ओर देखा और फिर उसके मुंह के कोने पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। क्या मैं आपकी तलवार उधार ले सकता हूँ? ध्रुव मल्होत्रा बुदबुदाया। इससे पहले कि द्वितीय द्वीप स्वामी कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी कमर में लटकी तलवार म्यान से निकाल ली। फिर हाथ में लंबी तलवार लेकर ध्रुव मल्होत्रा ने तेजी से पीछे हटते हुए नाइट हेवन संप्रदाय के जहाज की ओर वार किया। फुट! एक चमकदार तलवार क्यूई ब्लेड से फूट पड़ी, फिर जहाज की गति से कहीं अधिक गति से जहाज की ओर दौड़ी। सिजल! एक ही क्षण में तलवार क्यूई ने मां जियानहोंग के शरीर को छेद दिया। इसके बाद मां शियानहोंग बिना हिले डुले ऐसे खड़े रहे जैसे विराम बटन दबा दिया गया हो और आगे कोई हलचल नहीं हुई। पूरे 3 सेकंड के बाद ही मां जियानहोंग का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और समुद्र में गिर गया। पूर्वी सागर की युवा पीढ़ी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इस तरह गिर गया था। युवा पीढ़ी का तथाकथित सबसे मजबूत व्यक्ति एक चींटी से अधिक कुछ नहीं था, जिसे ध्रुव मल्होत्रा की तलवार के एक झटके से आसानी से मारा जा सकता था। मां शियानहोंग की हत्या के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने अब रात्रि स्वर्ग संप्रदाय के प्रस्थान करने वाले जहाज पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने द्वितीय द्वीप मास्टर की कमर के पास उसकी म्यान में लंबी तलवार फिर से डाल दी। जबकि ध्रुव मल्होत्रा को नाइट हेवन संप्रदाय के लोगों के जीवन या मृत्यु की कोई परवाह नहीं थी, राजेंद्र नायक उन्हें भागने नहीं दे सकते थे। वह बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देने के परिणामों को अच्छी तरह से जानता था और उसने तुरंत अपने पास मौजूद पूर्वी सागर नौसेना के योद्धाओं को आदेश दिया, तुरंत उनका पीछा करो और रात्रि स्वर्ग संप्रदाय से सभी को मिटा दो। अधिक सामग्री यहाँ खोजें। हाँ, कुछ पूर्वी सागर नौसेना योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फिर क्रूज जहाज से स्पीड बोट्स को नीचे उतारा और नाइट हेवन सेक्ट के जहाज का पीछा किया। ध्रुव मल्होत्रा ने इन तुच्छ बातों की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी नज़र द्वितीय द्वीप मास्टर पर टिका दी। मेरी जान बख्श दो! द्वितीय द्वीप मास्टर कांपते हुए ध्रुव मल्होत्रा के सामने घुटनों के बल झुके और दया की भीख मांगने लगे। ध्रुव मल्होत्रा ने ऊंचाई से उसकी ओर देखते हुए उदासीन स्वर में कहा, जब पूर्वी सागर के आम लोगों ने आपसे दया की भीख मांगी थी, तो क्या आपने उन्हें छोड़ दिया था? मैंने पहले भी कहा है, जो लोग ड्रैगन राष्ट्र की शांति को भंग करने की हिम्मत करते हैं, वे निस्संदेह मर जाएंगे। द्वितीय द्वीप का स्वामी मानो सारी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। ध्रुव मल्होत्रा जैसे भयावह अस्तित्व का सामना करते हुए द्वितीय द्वीप मास्टर, यद्यपि एक युद्ध राजा था, प्रतिरोध करने का साहस भी नहीं जुटा सका। उदासीन दृष्टि से ध्रुव मल्होत्रा ने सहजता से द्वितीय द्वीप मास्टर की ओर उंगली उठाई। ऊर्जा का एक उछाल तुरंत ही द्वितीय द्वीप मास्टर के शरीर में प्रवेश कर गया और उसे नष्ट कर दिया। जब तक उसकी आंखों की रोशनी फीकी नहीं पड़ गई, तब तक द्वितीय द्वीप मास्टर की आंखों में पछतावे की झलक बनी रही। एक छलांग लगाकर ध्रुव मल्होत्रा क्रूज शिप पर वापस आ गया। उन्होंने करण मल्होत्रा और अन्य लोगों पर नजर डाली और ये देखकर कि वे सभी सुरक्षित हैं, वे अंततः शांत हो गए। अध्याय 193 झान परिवार। जहां तक मेरी जानकारी है, वॉर किंग के राज्य में इतनी भयानक युद्ध शक्ति नहीं है ना? राजेंद्र नायक ध्रुव मल्होत्रा के पास आकर पूछने को उत्सुक हो गए। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम क्या सोचते हो? ये सुनकर राजेंद्र नायक के चेहरे पर असहाय भाव आ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ध्रुव मल्होत्रा अपनी ताकत उजागर नहीं करना चाहता। राजेंद्र नायक, क्या यही सारी शक्ति है जो तुमने छिपा रखी है? ध्रुव मल्होत्रा ने राजेंद्र नायक के बगल में खड़े 4 महान ग्रैंड मास्टरों और ग्रैंड मास्टर क्षेत्र के उन रक्षकों को देखा और बोले। ये सुनकर राजेंद्र नायक के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई और वह गंभीर स्वर में बोले, बिल्कुल, सिर्फ गार्ड ही नहीं, मैंने झान परिवार से भी संपर्क किया है और उनसे इस महत्वपूर्ण क्षण में सहायता के लिए आने को कहा है। लेकिन झान परिवार के ये सदस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। मुझे डर है कि उन्होंने मेरा समर्थन करने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। राजेंद्र नायक का वास्तविक नाम झान लिंग्युन था और जिस झान परिवार का उन्होंने उल्लेख किया वह स्वाभाविक रूप से उनका अपना परिवार था। हाँ, ऐसा लगता है कि आपके अपने परिवार में भी आपकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, राजेंद्र नायक। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। राजेंद्र नायक का माथा फड़क उठा और उनकी आंखों में गुस्सा झलक उठा, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया और उसकी जगह असहायता के भाव आ गए। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उत्तरी लियाओ राजा, आप मेरे झान परिवार के साथ स्थिति को नहीं समझ सकते हैं।
जान परिवार की इस पीढ़ी में मेरे अलावा एक और बड़ा बेटा है, वह मेरा बड़ा भाई जान लिंकिंग है। लोग सोचते हैं कि चूंकि मैं जान लिंग्युन राजेंद्र नायक बन गया हूँ, इसलिए मैं जान परिवार की इस पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ हूँ, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे बड़े भाई जान लिंकिंग की योग्यताएं मुझसे कम नहीं हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया, क्योंकि उन्हें जान परिवार के बारे में कुछ जानकारी थी जिससे राजेंद्र नायक संबंधित थे। हालांकि चूंकि उत्तरी लियाओ पूर्वी सागर से बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने जान परिवार पर अधिक ध्यान नहीं दिया, जिसने कई वर्षों तक पूर्वी सागर पर प्रभुत्व जमा रखा था। जब मैं शुरू में राजेंद्र नायक बना तो जान परिवार में मेरा काफ़ी महत्व था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, पूर्वी सागर पर मेरा नियंत्रण तेजी से कम होता गया और जान लिंकिंग के नेतृत्व में जान परिवार दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। इस प्रकार परिवार के भीतर विरोध के कई स्वर उठे। इसके अलावा परिवार के मुखिया जान लिंकिंग के समर्थन के कारण जान परिवार में मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती गई और मैं वर्षों से जान परिवार में वापस नहीं लौटी। राजेंद्र नायक ने बोलते हुए गहरी सांस ली, उनके बूढ़े चेहरे पर बेबसी झलक रही थी। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, इस बार जान परिवार ने मदद का वादा किया था, लेकिन वह नहीं आया। मेरे बिना शायद आप पूर्वी सागर में ही मर गए होते। इस मामले में आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अपना गुस्सा पीकर रहेंगे या राजेंद्र नायक के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? ये सुनते ही राजेंद्र नायक की आंखें भर आईं। उसे इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा की नज़र राजेंद्र नायक की ओर भी निराशा के भाव से देखी गई। राजेंद्र नायक होते हुए भी अपने परिवार का प्रबंधन करने में असमर्थ वे राजेंद्र नायक की उपाधि के योग्य कैसे हो सकते हैं? हुटिल्ड। तभी दूर से एक हॉर्न की आवाज आई। सभी लोग तुरंत आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। सभी की नज़रों में एक विशाल जहाज धीरे धीरे आता दिखाई दिया, जिसके पतवार पर एक विशाल जान अक्षर अंकित था, जिससे ये साबित हो रहा था कि यह राजेंद्र नायक के जान परिवार का है। जान परिवार का जहाज अब आता देख राजेंद्र नायक की बूढ़ी आंखों में फिर से क्रोध भड़क उठा। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल ठंडे मन से जान परिवार के जहाज को करीब आते हुए देखा। अंततः जान परिवार का जहाज क्रूज जहाज से कुछ ही दूरी पर रुका, जिसके डेक पर कई आकृतियां खड़ी थीं। चूंकि जान परिवार का जहाज राजेंद्र नायक के क्रूज जहाज से काफी बड़ा था, इसलिए जान परिवार के लोग ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों को नीची नज़र से देखते थे। सर, क्या हमें कार्रवाई करके उन्हें गिरा देना चाहिए? वे आपको इतनी नीचता से देखने की हिम्मत रखते हैं? करण मल्होत्रा ने उदास भाव से कहा। इस बार ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो, मुझे भी लोगों से ऊपर देखकर बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, करण मल्होत्रा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फिर अपने पैरों को थोड़ा मोड़ा और एक तोप के गोले की तरह जान परिवार की नाव के डेक की ओर उछाल दिया। ध्रुव मल्होत्रा को यह आभास हो गया था कि जान परिवार के जहाज पर दो मार्शल आर्टिस्ट राजा थे, लेकिन स्थिति को संभालने के लिए उनके हाथ में कमान होने के कारण करण मल्होत्रा की सुरक्षा स्वाभाविक रूप से कोई मुद्दा नहीं थी। मेरे स्वामी ने कहा है कि उन्हें ऊपर देखकर लोगों से बात करना पसंद नहीं है। सब लोग यहाँ आओ और बात करो। करण मल्होत्रा डेक पर उतरे और उनकी कर्कश आवाज तुरंत गूंज उठी। अपना साहसिक कार्य जारी रखें। इससे पहले कि जान परिवार कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, करण मल्होत्रा ने अपनी मुट्ठी बांध ली थी। बैंग बैंग बैंग। देखते ही देखते करण मल्होत्रा ने 2-3 लोगों को नीचे गिरा दिया। सौभाग्य से ये लोग कम से कम डार्क एनर्जी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए वे राजेंद्र नायक के क्रूज जहाज के डेक पर मृत नहीं पाए गए। ये देखकर राजेंद्र नायक के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी, मानो वह करण मल्होत्रा के कार्यों से बेहद प्रसन्न हो। चूंकि जान परिवार के जहाज पर मार्शल आर्टिस्ट राजा थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से करण मल्होत्रा को डेक पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने देना संभव नहीं था। 2-3 लोगों को गिराने के बाद सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति करण मल्होत्रा के सामने आया। बूढ़े आदमी की निगाहें खतरनाक थीं। उसने करण मल्होत्रा को देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन हो जो जान परिवार के जहाज पर इतनी लापरवाही से काम कर रहे हो? क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? मृत्यु से डर लगता है? निश्चित रूप से डर लगता है। करण मल्होत्रा ने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और फिर आगे कहा, दुर्भाग्य से मुझे मारने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन आप निश्चित रूप से उनमें से नहीं हैं। हालांकि करण मल्होत्रा ग्रेट ग्रैंड मास्टर के शिखर पर थे और ध्रुव मल्होत्रा उन्हें नीचे से देख रहे थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे शुरुआती स्तर पर एक बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट किंग से नहीं डरते थे। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाली तुम कई वर्षों में पहली हो। मेरे जान परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने और हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको मौत की सजा देना ही काफ़ी है। बूढ़े आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। इससे पहले कि बूढ़ा कुछ कह पाता, राजेंद्र नायक,
जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, बड़े बुजुर्ग, मेरी खातिर चलो यह मामला छोड़ देते हैं। वह बूढ़ा आदमी जान परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग था। जान परिवार में दो मार्शल आर्टिस्ट राजा हैं, जिनमें से एक उनके सामने महान बुजुर्ग थे और दूसरे राजेंद्र नायक के बड़े भाई जान लिंकिंग थे। महान बुजुर्ग ने राजेंद्र नायक की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, जान लिंग्युन, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम वही पूज्य राजेंद्र नायक हो? तुम्हारी खातिर मेरी नज़र में तुम कुछ भी नहीं हो। स्थिति के संदर्भ में मैं अभी भी जान परिवार का महान बुजुर्ग हूँ। आपको मुझसे इस तरह बात करने का क्या अधिकार है? राजेंद्र नायक का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। ध्रुव मल्होत्रा ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जान परिवार में राजेंद्र नायक की स्थिति इतनी गिर जाएगी। महान बुजुर्ग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज का निर्णय जान लिंकिंग द्वारा लिया गया था? राजेंद्र नायक ने उदासीन भाव से पूछा। महान बुजुर्ग ने उसे एक नज़र देखा और ठंडे स्वर में कहा, जान परिवार में एकमात्र व्यक्ति जो ऐसा निर्णय ले सकता है वह परिवार का मुखिया है। अध्याय 194। दबंगे व्यक्ति पूर्वी समुद्र के राजा से लगभग 70 से 80% समानता रखता था। इसके अलावा दोनों की उम्र लगभग एक ही थी। ये संभवतः जान परिवार का मुखिया जान लिंकिंग पूर्वी सागर के राजा का बड़ा भाई था। परिवार का मुखिया। जैसे ही जान लिंकिंग प्रकट हुआ, डेक पर मौजूद जान परिवार के सदस्यों ने उसे सम्मानपूर्वक पुकारा। जान लिंकिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसकी नज़र पूर्वी सागर के राजा पर पड़ी और उसने उदासीनता से कहा, छोटे भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, आज लिया गया निर्णय मेरा अपना था। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं। देखो पूर्वी सागर का कितना हिस्सा अभी भी तुम्हारे नियंत्रण में है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी सागर में मार्शल आर्ट के कई गुट एक के बाद एक उभर रहे हैं और कुछ ने तो हमारे जान परिवार को धमकाने का भी दुस्साहस किया है। पूर्वी समुद्र के राजा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक थी। उसने कोई पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अपने दिल में जानता था कि जान लिंकिंग ने जो कुछ कहा था वह सच था। छोटे भाई, चूंकि अब तुम कुछ चीज़ों को पकड़ कर नहीं रख सकते, इसलिए हमारे जान परिवार में स्वाभाविक रूप से कोई होगा जो तुम्हें उन्हें पकड़ने में मदद करेगा। जान लिंकिंग के चेहरे पर उदासीनता थी। फिर उसने पास खड़े लगभग 30 या 40 साल के एक आदमी की ओर हाथ हिलाकर इशारा किया। उस आदमी ने भी करण मल्होत्रा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सीधे जान लिंकिंग के पास चला गया। फिर क्रूज जहाज पर पूर्वी सागर के राजा से कहा, जान जियाई दूसरे चाचा को सम्मान देता है। क्या तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं अस्तित्व में ही नहीं हूँ? करण मल्होत्रा अचानक बोल पड़े। उनके चेहरे पर भयावह भाव उभर आए और उन्होंने कहा, मेरे स्वामी ने आपको नीचे आकर बात करने के लिए कहा था, फिर भी आपने मेरी बात को नज़रअंदाज करने की हिम्मत की। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, करण मल्होत्रा को इस बात की परवाह नहीं थी कि दो युद्ध राजा उसके बगल में खड़े थे। उसने सीधे जान परिवार के सदस्यों के खिलाफ कदम उठाया। उनके हाव भाव देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। कितना दुस्साहस है! एक महान ग्रैंडमास्टर अपने चरम पर जान परिवार के जहाज पर अभद्रता करने का साहस कैसे कर सकता है? महान बुजुर्ग चिल्लाया। उसका चेहरा हत्या की मंशा से भरा हुआ था। इसके बाद वह करण मल्होत्रा पर टूट पड़ा। उस क्षण युद्ध राजा की भयावह आभा ने पूरे डेक को ढक लिया। करण मल्होत्रा का चेहरा बदल गया और वह जोर से चिल्लाया, मेरे प्रभु, मुझे बचाओ। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और लाचारी का भाव प्रकट किया, लेकिन फिर भी उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और जान परिवार के महान बुजुर्ग की ओर उंगली उठाई। क्यूई की एक लहर फूट पड़ी और एक पल में उसने महान बुजुर्ग की कमर पर प्रहार किया। टकराना! महान बुजुर्ग सीधे उड़कर नीचे गिर पड़े और फिर जमीन पर गिर पड़े। उनका बूढ़ा चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। करण मल्होत्रा ने उत्तेजक ढंग से भौहें उठाईं और महान बुजुर्ग से कहा, आपने मेरे स्वामी की अनुमति के बिना मुझ पर आक्रमण करने का साहस किया। जान परिवार के सभी लोग सुन लें, मैं 3 सेकंड के भीतर किसी को भी डेक पर खड़ा नहीं देखना चाहता, या फिर मुझे कार्रवाई करने के लिए दोष न दें। महान बुजुर्ग ने क्रूज जहाज पर ध्रुव मल्होत्रा को सतर्क निगाहों से देखा और करण मल्होत्रा के खिलाफ दोबारा कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक साधारण प्रहार उसके जैसे युद्ध राजा को उड़ा सकता था। भले ही ध्रुव मल्होत्रा कमजोर था, लेकिन वह कम से कम एक उच्च श्रेणी का युद्ध राजा था। जान परिवार के मुखिया जान लिंकिंग के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। यद्यपि ध्रुव मल्होत्रा की उंगलियों से निकली क्यूई की ध्वनि क्षणिक थी, लेकिन इससे उन्हें सचमुच भय का एहसास हुआ। जान परिवार के सदस्यों ने जान लिंकिंग की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। तो फिर चलो नीचे चलते हैं। चूंकि उत्तरी युद्ध के राजा ने हस्तक्षेप किया है, इसलिए हमारे जान परिवार को स्वाभाविक रूप से उसे वह सम्मान देना चाहिए, जान लिंकिंग ने कहा। इसके बाद जान परिवार के सदस्य एक एक करके डेक से नीचे उतरे और क्रूज जहाज पर स्थिर होकर उतरे। ये हुई ना बात।
करण मल्होत्रा ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और फिर नीचे कूदकर क्रूज जहाज पर वापस आ गए। करण मल्होत्रा की बातें सुनकर झान परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई, फिर भी वे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उत्तरी लियाओ राजा को नमस्कार। झान लिंकिंग ने ध्रुव मल्होत्रा की ओर हल्का सा सिर हिलाया और गंभीर स्वर में कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, ऐसे चलो जैसे मैं मौजूद ही नहीं हूं। ये सुनकर झान परिवार के कई लोग अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसे व्यवहार करो जैसे कि तुम्हारा अस्तित्व ही न हो। वह कौन था जिसने हमें जहाज से उतार दिया? हालांकि चूंकि उनके अपने परिवार के मुखिया को भी ध्रुव मल्होत्रा के प्रति इतना विनम्र होना पड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। झान लिंकिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उन्होंने जारी रखा, उत्तरी लियाओ राजा, यह मामला हमारे झान परिवार के निजी मामलों से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि उत्तरी युद्ध राजा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीन दृष्टि से कहा, मैं किस प्रकार आचरण करता हूं, यह आपकी आलोचना या निर्देश देने का विषय नहीं है। ध्रुव मल्होत्रा के अधिकारपूर्ण रुख को देखकर झान लिंकिंग ने अब और जोर नहीं दिया, बल्कि पूर्वी सागर के राजा की ओर देखा और कहा, दूसरे भाई, अब आप बूढ़े हो गए हैं और पूर्वी सागर पर नियंत्रण जारी रखने के लिए अयोग्य हैं। मेरे बेटे, आपका भतीजा जी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे झान परिवार की युवा पीढ़ी में एक उत्कृष्ट व्यक्ति है। यदि वह पूर्वी सागर के राजा के रूप में आपका पद संभाले तो इससे अधिक उपयुक्त कुछ नहीं हो सकता। तब तक हमारे झान परिवार के समर्थन से पूर्वी सागर की सेनाएं निश्चित रूप से अपनी पूर्व सैन्य शक्ति को बहाल करने में सक्षम होंगी और एक बार फिर पूर्वी सागर को हिला देंगी। झान लिंकिंग ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा और सीधे तौर पर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पूर्वी समुद्र के राजा की भौहें तन गईं और वह उदास चेहरे के साथ बोला, हे बड़े भाई, तुम सचमुच योजना बनाना जानते हो। अगर आज मैं स्काई वुल्फ द्वीप और ये तियान चर्च के शिष्यों के हाथों मर जाऊं, तो क्या मेरा भतीजा पूर्वी सागर का नया राजा बन सकता है? झान लिंकिंग ने न तो कुछ कहा और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया, केवल पूर्वी समुद्र के राजा को उदासीनता से देखती रही। अंततः पूर्वी सागर का राजा बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। वह एक युद्धरत राजा की दबाव भरी निगाहों का सामना कैसे कर सकता था? झान लिंकिंग की निगाह के नीचे पूर्वी समुद्र का राजा कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, उसका शरीर पहले से ही अत्यधिक जीवन से खोखला हो गया था। ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में बेबसी के भाव दिखाई दिए जब उन्होंने पूर्वी सागर के राजा के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें स्थिर किया। ध्रुव मल्होत्रा की मदद से पूर्वी सागर का राजा अंततः पुनः मजबूती से खड़ा हो सका। उसने कृतज्ञता से ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। पूर्वी सागर के राजा की पुरानी पीढ़ी के मरने से पहले जो कोई भी नया राजा बनना चाहता है, उसके पास पुराने राजा की निशानी होनी चाहिए। पूर्वी सागर के राजा ने धीरे से कहा। बोलते समय उसने अपने हाथ में पूर्वी सागर के राजा की पहचान का प्रतीक चिन्ह निकाल लिया था। राजा के हाथ में चमकता हुआ टोकन देखकर झान जियाई की सांसें तेज हो गईं। यहां तक कि महान ग्रैंड मास्टर्स झान लिंकिंग और महान एल्डर की सांस भी थोड़ी तेज हो गई। झान परिवार के बाकी सदस्यों ने उत्साहित भाव प्रदर्शित किए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे झान जियाई को पूर्वी सागर के नए राजा के रूप में पहले से ही देख रहे थे। अपने सामने झान परिवार के लोगों की भेड़िया जैसी निगाहें देखकर पूर्वी समुद्र के राजा को गहरा दुख हुआ। आओ मेरे भतीजे, जिस क्षण आप मेरे हाथ में टोकन स्वीकार करेंगे, आप पूर्वी सागर के अगले राजा होंगे, पूर्वी सागर के राजा ने निष्पक्षता से कहा। ये सुनकर झान जियाई टोकन के आकर्षण से मोहित होकर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और पूर्वी सागर के राजा के पास पहुंचा। टोकन स्वीकार करने के लिए आपको घुटने टेकना होगा, पूर्वी सागर के राजा ने भारी आवाज में कहा। झान जियाई की आंखों में झिझक की एक झलक दिखाई दी, लेकिन टोकन और पूर्वी सागर के सिंहासन के प्रलोभन में वह पूर्वी सागर के राजा के सामने एक घुटने पर झुक गया। जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा, पूर्वी समुद्र के राजा की आंखों में एक निर्दयी रोशनी चमक उठी। अध्याय 195 पूर्वी सागर राजा का निश्चय। फिर उसने तुरंत अपने हाथ में ब्लेड उठाया और झान जियाई की ओर वार किया। झान लिंग्युन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? झान लिंकिंग तुरंत गुस्से में चिल्लाया। उसके बाद एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उत्तरी युद्ध राजा के अचानक कदम से ध्रुव मल्होत्रा के माथे पर भी बल पड़ गया। ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में खुशी की झलक दिखी जब उन्होंने अपनी उंगली हिलाई। एक शक्तिशाली हथियार झान लिंकिंग की ओर फेंका गया, जिससे वह एक ओर उड़ गया। उत्तरी युद्ध के राजा ने कृतज्ञतापूर्वक ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, फिर उसका ब्लेड तेजी से नीचे आ गया। चिल्ला। ब्लेड से झान जियाई की मौत तो नहीं हुई, लेकिन उसकी पीठ पर एक भयंकर घाव हो गया।
ये केवल एक ग्रैंड मास्टर के रूप में झान जियाई की अपनी ताकत और उत्तरी लियाओ राजा की वृद्धावस्था और क्षीण होती शक्ति के कारण ही संभव हो सका कि झान जियाई मारा नहीं गया। झान जियाई उत्तरी लियाओ राजा के हमले से बचने के लिए लुढ़क गया और उसकी पीठ में चुभने वाले दर्द के कारण उसके मुंह से एक दयनीय चीख निकल गई। उत्तरी लियाओ राजा, ये झान परिवार का निजी मामला है। भले ही आप उत्तरी लियाओ राजा हों, आपको इसमें अंधाधुंध हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, है ना? झान लिंकिंग, जिसे ध्रुव मल्होत्रा ने मारा था, अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। ध्रुव मल्होत्रा की ओर उदास भाव से देखते हुए उसने कहा। ध्रुव मल्होत्रा की भौहें ऊपर उठ गईं और उन्होंने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, मैंने आपको बता दिया है, मैं अपने कामकाज कैसे चलाता हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर झान लिंकिंग और अन्य सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन ध्रुव मल्होत्रा की जबरदस्त ताकत को देखते हुए वे अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उत्तरी लियाओ राजा, आपके क्या विचार हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने उत्तरी युद्ध राजा की ओर देखा और पूछा। बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तरी युद्ध राजा ने भारी आवाज में कहा, वर्षों से झान परिवार ने मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया है, कभी भी मुझे कबीले का हिस्सा नहीं माना। आज झान परिवार के लोगों ने उत्तरी लियाओ राजा को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। क्या मैं उत्तरी लियाओ राजा से पूछ सकता हूं कि एक सरदार की हत्या का प्रयास करने की सजा क्या होनी चाहिए? ध्रुव मल्होत्रा के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ड्रैगन किंगडम के कानूनों के अनुसार किसी संप्रभु के खिलाफ साजिश करना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मौत की सजा दी जा सकती है। उत्तरी युद्ध राजा ने थोड़ा सिर हिलाया, तो हम ड्रैगन साम्राज्य के कानूनों के अनुसार झान परिवार से निपटेंगे। अच्छा, ध्रुव मल्होत्रा ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों के बीच बातचीत सुनकर झान परिवार के सदस्यों के दिलों में तुरंत ही एक आशंका पैदा हो गई। ध्रुव मल्होत्रा झान परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। उत्तरी लियाओ राजा, यदि आप इस मामले से दूर रहेंगे तो झान परिवार निश्चित रूप से किसी अन्य दिन उदार पुरस्कार प्रदान करेगा। झान लिंकिंग, ध्रुव मल्होत्रा से शारीरिक रूप से भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, वह केवल शब्दों के माध्यम से ही उसके रुख को नरम करने का प्रयास कर सकता था। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर उदासीनता थी और उसने कहा, क्या मैं अपने शब्दों में स्पष्ट नहीं था? तो फिर मैं आपके लिए दोहरा दूं, एक सरदार के खिलाफ साजिश रचना मौत के लायक अपराध है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने उत्तरी युद्ध किंगॉल के निजी रक्षकों के साथ मिलकर अपने हथियार निकाल लिए और झान परिवार के सदस्यों को घेर लिया। एक क्षण के लिए क्रूज जहाज पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। झान लिंकिंग ने गहरी सांस ली, उसकी नज़र ध्रुव मल्होत्रा पर टिकी रही और उसने सख्ती से कहा, तो क्या हुआ अगर तुम एक उच्च पदस्थ युद्ध राजा हो? झान परिवार से दो युद्ध राजाओं के यहाँ होने के कारण झान परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करना आपका काम नहीं है। freeweb8oval.com। ऐसा कहते ही झान लिंकिंग और सबसे बड़े बुजुर्ग तुरंत ध्रुव मल्होत्रा पर टूट पड़े। अपने ऊपर हमला करने वाले दोनों लोगों को देखकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखें घृणा से भरी हुई थीं। बैंग बैंग, इसके बाद दो धीमी आवाजें आईं और झान लिंकिंग तथा सबसे बड़े बुजुर्ग को जितनी तेजी से वे आए थे उससे भी अधिक तेजी से वापस उड़कर भेज दिया गया। मारना। ध्रुव मल्होत्रा के आदेश पर करण मल्होत्रा और उसके आदमियों ने, जिन्होंने झान परिवार के सदस्यों को घेर रखा था, तुरंत कार्रवाई की। एक पल में लड़ाई की आवाजें हवा में भर गईं। झान लिंकिंग और ग्रेट एल्डर, दो राजा स्तर के शक्तिशाली लोगों के अलावा झान परिवार के बाकी सदस्य इतने सारे महान ग्रैंडमास्टर्स के हमलों का विरोध करने में पूरी तरह से शक्तिहीन थे। झान परिवार के सदस्य गिरते रहे, उनके शरीर समुद्र में फेंके जाते रहे, ताकि पानी में छिपे खून के प्यासे शौकों को भोजन मिल सके। जब झान लिंकिंग और महान बुजुर्ग जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब तक झान परिवार के सभी लोग मारे जा चुके थे। ये दृश्य देखकर दोनों का क्रोध शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उत्तरी लियाओ राजा, आपकी मृत्यु अच्छी न हो। अपनी यात्रा जारी रखें। झान लिंगयुन, तुम्हारा दिल सचमुच बहुत निर्दयी है, जो अपने ही कबीले को इतना जहरीला झटका दे रहा है। झान लिंकिंग ने कर्कश स्वर में दहाड़ लगाए। ध्रुव मल्होत्रा ने लापरवाही से अपना कान साफ किया और उदासीनता से कहा, चींटियों की दहाड़ से कुछ नहीं बदलता। ये दिन क्यों आया है? एक व्यक्ति के रूप में क्या आपके दिल में स्पष्ट समझ नहीं है? उनके बगल में खड़े राजेंद्र नायक तुरंत बोल पड़े, मेरा अपना वंश। हाँ, ये कितना बढ़िया अपना वंश है। मेरे बुढ़ापे के बाद से क्या झान परिवार के किसी सदस्य ने कभी मेरे साथ अपने जैसा व्यवहार किया है? यदि आज उत्तरी युद्ध के राजा यहाँ नहीं होते तो संभवतः मैं बहुत पहले ही इस समुद्र में दफन हो चुका होता। जैसे ही ये शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा ने झान लिंकिंग और महान बुजुर्ग को बोलने का मौका ही नहीं दिया। शक्तिशाली ऊर्जा की दो किरणें सीधे उनके माथे में घुस गईं।
उनकी आंखों की रोशनी तुरंत ही फीकी पड़ गई और वे शक्तिहीन होकर समुद्र में गिर पड़े और शौकों का भोजन बन गए। जान परिवार से निपटकर राजेंद्र नायक ने गंभीर भाव से ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा और कहा, धन्यवाद। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा, इसका जिक्र मत करो। युद्ध क्षेत्र के साथी राजाओं के रूप में और मेरे स्वामी के साथ आपके पुराने परिचय के कारण ये छोटा सा उपकार कुछ भी नहीं है। राजेंद्र नायक ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर जोर से पुकारा, कैंप में वापस। क्रूज जहाज धीरे धीरे पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय की दिशा की ओर बढ़ रहा था। रात होने पर राजेंद्र नायक ने पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय में ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। उल्लास के चरम पर राजेंद्र नायक ने अचानक पूछा, उत्तरी लियाओ राजा, यदि मैं अपनी साधना पुनः आरंभ कर दूं, जैसा कि आपने पहले सुझाया था, तो क्या मेरे लिए अपनी पूर्व शक्ति पुनः प्राप्त करना संभव है? ध्रुव मल्होत्रा ने जवाब दिया, यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक महान ग्रैंड मास्टर हैं। हालांकि आपकी उम्र के कारण आपकी ताकत में काफ़ी कमी आई है, लेकिन आधार अभी भी बना हुआ है। साधना फिर से शुरू करना और अपने शिखर पर वापस लौटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही राजेंद्र नायक की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, आज मेरे जीवन का आखिरी जाम होगा। कल से मैं अपनी साधना पुनः आरंभ करूंगा तथा अपने अतीत के पराक्रम को पुनर्जीवित करूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने बस सिर हिला दिया और कुछ नहीं कहा। कई बातें कहने से ज़्यादा आसान होती हैं, विशेषकर मार्शल आर्ट साधना का मार्ग, जो केवल बात करने से प्राप्त नहीं हो सकता। उस रात बिना कोई और शब्द कहे अगली सुबह आ गई। जैसे ही आकाश में भोर की पहली किरण दिखाई देने लगी, विला के बाहर ध्रुव मल्होत्रा की आवाज़ सुनाई दी, उत्तरी लियाओ राजा, क्या आप अभी तक उठे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और सीधे खिड़की से छलांग लगाकर राजेंद्र नायक के सामने आ गया। ध्रुव मल्होत्रा ने पूछा, तुम इतनी जल्दी मेरे पास क्यों आए? राजेंद्र नायक ने कुछ अधीरता के साथ कहा, बेशक, ये साधना का मामला है। मैंने पुरानी पद्धति से आधे घंटे तक साधना करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पहले जैसी अनुभूति नहीं हो पा रही है। कहीं कोई समस्या है? ध्रुव मल्होत्रा ने कहा, मुझे देखने दो, और फिर राजेंद्र नायक की कलाई पर हाथ रख दिया। कुछ ही क्षणों में ध्रुव मल्होत्रा को राजेंद्र नायक की शारीरिक स्थिति का पूरा ज्ञान हो गया। अपनी पकड़ छोड़ने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और शराब और मौज मस्ती में इन वर्षों के लिप्तता ने आपकी आंतरिक क्यूई को खत्म कर दिया है। यही कारण है कि आपको साधना के दौरान पहले जैसी अनुभूति नहीं मिलती। अध्याय 196 सलाहों से इस तरह देखकर ध्रुव मल्होत्रा भी हल्की हंसी के साथ बोले, चिंता मत करो, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैं आपकी क्यूई और रक्त को बढ़ाने के लिए आपको एक औषधीय नुस्खा लिखूंगा। यदि आप इसे निर्धारित समय के अनुसार प्रतिदिन लेते हैं तो ये जल्द ही प्रभावी होगा। जुड़े रहें। यह सुनते ही पूर्वी सागर के राजा के चेहरे पर तनाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वह दोबारा बोल पाता, ध्रुव मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, पूर्वी सागर के राजा, क्या आपको लगता है कि ड्रैगन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर अभी भी उन संप्रदायों की आवश्यकता है? क्या? पूर्वी समुद्र का राजा दंग रह गया, फिर चिल्लाया। उसने पहले सावधानी से चारों ओर नजर घुमाई और ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उत्तरी लियाओ राजा, क्या आप ड्रैगन साम्राज्य के संप्रदायों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं? कल वापस आने के बाद से मैं पूरी रात इसके बारे में सोचता रहा हूँ। ध्रुव मल्होत्रा ने कोई रुख जाहिर नहीं किया, लेकिन आगे कहा, इससे पहले जब मैं दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में गया था तो वहाँ गुई दाओ संप्रदाय जैसे संप्रदाय थे जिनकी नज़र दक्षिणी सीमांत क्षेत्र पर थी, और उन्होंने दक्षिणी सीमांत क्षेत्र की सेना में घुसपैठ भी कर ली थी। अब पूर्वी सागर में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उदाहरण के लिए, स्काई वुल्फ द्वीप के संप्रदायों ने तो पूर्वी सागर के राजा आप पर हमला करने के लिए लोगों को भेजने का साहस भी किया है। पूर्वी समुद्र का राजा कुछ नहीं बोला, केवल चुपचाप सुनता रहा। ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ गंभीर भाव से कहा, पूर्वी सागर के राजा, क्या आपको नहीं लगता कि इन संप्रदायों ने अपनी सीमा लंघ दी है? शुरू में जब मैंने उस व्यक्ति को शाही राजधानी में मार्शल एलायंस स्थापित करने की अनुमति दी थी तो इसका उद्देश्य मार्शल आर्ट के साथ मार्शल आर्ट को नियंत्रित करना था। लेकिन अब न केवल यह उन मार्शल कलाकारों की शक्तियों को प्रबंधित करने में विफल रहा है, बल्कि यहाँ तक कि मार्शल एलायंस भी बदल गया है। मार्शल एलायंस की बात करते हुए ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में जानलेवा इरादे की झलक दिखाई दी। मार्शल एलायंस की स्थापना शुरू में ड्रैगन साम्राज्य की इस आधिकारिक शक्ति को हर जगह मार्शल कलाकारों की शक्तियों का प्रबंधन करने की अनुमति देने के लिए की गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मार्शल एलायंस का ध्यान मार्शल कलाकारों की शक्तियों के प्रबंधन पर केंद्रित नहीं रहा,
बल्कि बार बार स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करता रहा और वस्तुतः मार्शल कलाकारों की एक बड़ी शक्ति बन गया। मार्शल एलायंस के आरंभकर्ता के रूप में ध्रुव मल्होत्रा इस बात से बहुत स्पष्ट थे कि मार्शल एलायंस अपनी स्थापना के मूल उद्देश्य को भूल चुका है, और यह भी संदिग्ध था कि क्या मार्शल एलायंस के सदस्य उन्हें आरंभकर्ता के रूप में याद करते हैं। ध्रुव मल्होत्रा की बातें सुनकर पूर्वी सागर के राजा के चेहरे पर अत्यंत गंभीरता छा गई। कुछ क्षण विचार करने के बाद पूर्वी सागर के राजा ने गंभीरता से कहा, ध्रुव मल्होत्रा, मैं जानता हूं कि तुमने छोटी सी उम्र में ही सफलता प्राप्त कर ली है। अब 20 वर्ष से कुछ अधिक की उम्र में तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जिस पर चलने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आप तो मुझसे भी आगे निकल गए हैं, लेकिन मैं आपके स्वामी का पुराना परिचित हूं और आपसे कुछ वरिष्ठ भी हूं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। मार्शल कलाकारों की शक्ति ड्रैगन साम्राज्य की सीमाओं के भीतर गहराई से निहित है और कई संप्रदायों की लंबी परंपराएं हैं। वास्तव में उनके बीच कितने पुराने राक्षस छिपे हुए हैं, शायद उन संप्रदायों के सदस्य भी नहीं जानते। ध्रुव मल्होत्रा के बोलने से पहले ही पूर्वी सागर के राजा ने अपनी बात जारी रखी, आपका विचार अच्छा है, और यदि इन संप्रदायों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो ड्रैगन साम्राज्य अब की तुलना में कहीं अधिक शांतिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया का पानी गहरा है। अपनी वर्तमान उपलब्धियों के बावजूद भी आप यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि वास्तव में यह पानी कितना गहरा है। यदि एक दिन पूरा ड्रैगन साम्राज्य आपके नियंत्रण में हो जाए और आप मार्शल कलाकारों की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना चाहें तो यह संभव हो सकता है। ध्रुव मल्होत्रा ने पूर्वी समुद्र के राजा की ओर गहराई से देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। ध्रुव मल्होत्रा की इस तरह से देखने पर पूर्वी समुद्र के राजा केवल हल्की सी आह भर सके और कुछ असहाय भाव से बोले, कई बार किसी भी समस्या को हल करने के लिए मजबूत शक्ति होना पर्याप्त नहीं होता है। मेरे पास एक और मामला है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, क्या है? आप जानते हैं कि मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूँ, और अगर मैं वास्तव में अपने शिखर पर लौट भी जाऊं तो भी मैं अधिक समय तक पूर्वी सागर का राजा नहीं रह पाऊंगा। पूर्वी समुद्र के राजा ने आह भरी और फिर आगे कहा, मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे अंततः पूर्वी समुद्र के राजा का पद किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना होगा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। आपके अधीन वे तीनों अच्छे हैं, और यदि किसी दिन उनमें से कोई मार्शल किंग बन जाता है तो मैं पूर्वी सागर उसे सौंपना चाहूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी बाहें उठाईं, उनकी आवाज गहरी थी, क्या आप गंभीर हैं? पूर्वी सागर के राजा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं आपको पूर्वी सागर के राजा का आदेश दे सकता हूं, और जब उन तीनों में से कोई भी युद्ध राजा बनने के लिए आगे बढ़ता है तो आप उसे आदेश सौंप सकते हैं। पूर्वी सागर के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर इशारा किया, क्योंकि वह पूर्वी सागर के राजा का आदेश लेने के लिए स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूँ। इससे पहले कि वे बैटल किंग तक पहुंचें, बेहतर होगा कि आप जीवित रहें, अन्यथा पूर्वी सागर के राजा के आदेश के हस्तांतरण के दौरान यह आपके बिना नहीं होगा। पूर्वी सागर के पुराने राजा, आप निश्चिंत रहें। अब जब आपने पूर्वी सागर में प्रमुख अंदरूनी खतरों को समाप्त कर दिया है तो मेरी ताकत पुनः प्राप्त होने के बाद मैं बड़े कदम उठाना शुरू कर सकता हूँ। पूर्वी सागर के राजा ने अपना सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ कहा, मैं उस व्यक्ति को एक मजबूत पूर्वी सागर प्रदान करूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि वे मुझे बहुत लंबा इंतजार नहीं कराएंगे। वे स्वाभाविक रूप से ध्रुव मल्होत्रा के अधीनस्थों विक्रम सिंह, करण मल्होत्रा और आदित्य मेहता का उल्लेख कर रहे थे। जहां तक समर जोशी और अन्य लोगों का प्रश्न है, उनकी शक्ति और मनस्थिति ने उन्हें कभी भी युद्ध क्षेत्र का राजा नहीं बनने दिया। उनकी प्रतिभाएं खराब नहीं हैं। उन्हें बैटल किंग के क्षेत्र में कदम रखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि वे तीनों एक ही समय में युद्ध राजा के क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आप पूर्वी समुद्र के राजा का पद किसे सौंपने की योजना बना रहे हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूर्वी समुद्र के राजा ने अपनी बाहें उठाईं, एक पल के लिए सोचा, फिर गंभीरता से कहा, जो भी मजबूत होगा वह इसे प्राप्त करेगा। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी सागर में हर जगह मुझ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह सब इसलिए क्योंकि मेरी ताकत पर्याप्त नहीं थी। यदि मेरे पास तुम्हारी जैसी अद्भुत शक्ति होती तो मैं पहले ही स्काई वुल्फ द्वीप और नाइट हेवन संप्रदाय को पूरी तरह से समाप्त कर चुका होता। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, एक और काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए, नाइट हेवन सेक्ट। हालांकि इसके सभी मजबूत सदस्य मर चुके हैं, फिर भी यह अस्तित्व में है। अगर नाइट हेवन सेक्ट को खत्म नहीं किया गया तो यह हमेशा एक खतरा बना रहेगा। पूर्वी समुद्र के राजा ने अचानक कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मुझे नाइट हेवन सेक्ट का पता बताए, मैं सूर्यास्त से पहले वापस आ जाऊंगा।
इसके बाद पूर्वी सागर के राजा ने ध्रुव मल्होत्रा को रात्रि स्वर्ग संप्रदाय का पता दिया और ध्रुव मल्होत्रा ने एक नुस्खा लिखा जो पूर्वी सागर के राजा की जीवन शक्ति और ताकत को बढ़ा सकता था। नुस्खा लेकर पूर्वी सागर का राजा बहुत प्रसन्न होकर विला से बाहर चला गया। ध्रुव मल्होत्रा ने फिर करण मल्होत्रा और अन्य लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं नाइट हेवन सेक्ट जा रहा हूँ, रोशनी वर्मा को सुरक्षित रखना। हे प्रभु, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। वे कमजोर लोग इस लायक नहीं हैं कि आप उन पर एक उंगली भी उठाएं। युद्धोन्मादी करण मल्होत्रा ने तुरंत अपनी बात रखी। ध्रुव मल्होत्रा का रात्रि स्वर्ग संप्रदाय का दौरा केवल उसका विनाश करने के लिए था। करण मल्होत्रा जैसे युद्धोन्मादी के लिए यह स्वाभाविक रूप से एक ऐसा अवसर था जिसे वह खोना नहीं चाहते थे। आज यहीं रहो और अपने राज्य को स्थिर करो। आज रात मैं तुम्हें आधे कदम के युद्ध राजा में ले जाऊंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, फिर विक्रम सिंह और आदित्य मेहता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर विक्रम सिंह और आदित्य मेहता तुरंत गंभीर हो गए और सहमति में सिर हिला दिया। और करण मल्होत्रा ने अब ध्रुव मल्होत्रा के साथ नाइट हेवन सेक्ट में जाने की बात नहीं की। हाफ स्टेप बैटल किंग तक पहुंचने की तुलना में कुछ भी मायने नहीं रखता था। अध्याय 197 रात्रि आकाश संप्रदाय का पतन। ध्रुव मल्होत्रा अकेले ही पूर्वी सागर के तटीय क्षेत्र की ओर चले गए। रात्रि स्वर्ग संप्रदाय का प्रवेश द्वार तट के किनारे था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि नाइट हेवन के सभी विशेषज्ञ पूर्वी समुद्र के ऊपर मर चुके थे। भले ही नाइट हेवन के शक्तिशाली सदस्य अभी भी जीवित हों, ध्रुव मल्होत्रा की ताकत नाइट हेवन को आसानी से नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए करण मल्होत्रा और अन्य को साथ लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही देर में ध्रुव मल्होत्रा नाइट हेवन संप्रदाय के द्वार के बाहर पहुंच गए। दो शिष्य द्वार पर पहरा दे रहे थे और एक वाहन को आते देख वे तुरंत उस वाहन की ओर बढ़े। ध्रुव मल्होत्रा कार से बाहर निकले, उनकी नज़र उन दोनों व्यक्तियों पर पड़ी और उन्होंने उदासीनता से कहा, अब नाइट हेवन का प्रभारी कौन है? जाओ और प्रभारी व्यक्ति को बुलाओ। ये सुनते ही दोनों शिष्यों के चेहरे तुरंत बदल गए। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम यहाँ परेशानी खड़ी करने आए हो? हाँ, ध्रुव मल्होत्रा ने अपने इरादे छिपाने की कोई कोशिश नहीं करते हुए केवल एक शब्द बोला। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, ध्रुव मल्होत्रा का हाथ बोलने वाले का गला पकड़ चुका था। दरार, तुरंत ही हड्डियां टूटने की तीव्र ध्वनि गूंजी और ये दृश्य देखकर दूसरा शिष्य बुरी तरह डर गया। वह पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा, उसके मुंह से बार बार दया की गुहार निकल रही थी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ध्रुव मल्होत्रा ने शांत भाव से कहा, अभी जाकर नाइट हेवन के प्रभारी व्यक्ति को बुलाओ, नहीं तो वह तुम्हारा भी भाग्य बन जाएगा। शिष्य लुढ़कता हुआ रात्रि स्वर्ग की ओर भागा। ध्रुव मल्होत्रा नाइट हेवन के गेट के बाहर ऐसे ही खड़े होकर नाइट हेवन के लोगों के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में शिष्य ने 1 दर्जन लोगों को गेट से बाहर निकाल दिया। सामने वाला व्यक्ति 40 या 50 साल का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी आभा केवल ग्रैंड मास्टर के दायरे में थी। उसने ध्रुव मल्होत्रा को बुरे भाव से देखा और गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और नाइट हेवन में क्यों आए हो? तुम अभी यह जानने के योग्य नहीं हो कि मैं कौन हूँ, तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है कि मैं तुम्हारे रात्रि स्वर्ग को नष्ट करने आया हूँ। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, ध्रुव मल्होत्रा उस अधेड़ व्यक्ति के सामने आ गए। उस आदमी को बोलने का कोई मौका दिए बिना ही ध्रुव मल्होत्रा की मुट्ठी उस अधेड़ आदमी की छाती पर पड़ चुकी थी। दरार, हड्डियां टूटने की लगातार आवाजें गूंज रही थीं। अधेड़ उम्र का व्यक्ति पीछे की ओर उड़ गया और हवा में खून बहने लगा। जब वह नीचे उतरा तो जमीन पर चमकीले लाल रक्त की एक लंबी लकीर खींच चुकी थी। आप उतरने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अनिच्छा से ध्रुव मल्होत्रा को देखने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उसने बोलना भी पूरा नहीं किया। ध्रुव मल्होत्रा ने पीछे नहीं हटते हुए कुछ ही सांसों में अपने सामने मौजूद नाइट हेवन के लोगों से निपट लिया। फिर ध्रुव मल्होत्रा रात्रि स्वर्ग में चले गए और संप्रदाय के भीतर जीवन के हल्के निशान महसूस करने लगे। इसके अलावा पूरे रात्रि स्वर्ग में जीवन के कोई अन्य संकेत नहीं थे। यह मृतकों की भूमि की तरह था। बिना ज्यादा सोचे ध्रुव मल्होत्रा रात्रि स्वर्ग की गहराई में चले गए। यह एक जेल जैसी जगह थी, जहां कई लोग एक के बाद एक कोठरियों में कैद थे। वहां बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं सभी थे। जब उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा को देखा तो उनमें से प्रत्येक की आंखों में एक अनियंत्रित भय झलकने लगा। मैं रात्रि आकाश संप्रदाय से नहीं हूँ। रात्रि आकाश संप्रदाय नष्ट हो गया है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। अपने सामने खड़े आम लोगों को देखकर ध्रुव मल्होत्रा की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर वह धीरे से बोले। ध्रुव मल्होत्रा का हृदय हत्या की नीयत से भरा हुआ था, लेकिन अब जबकि उसने नाइट स्काई सेक्ट को नष्ट कर दिया था, तो स्वाभाविक रूप से उसके क्रोध का कोई निकास नहीं था। आप वास्तव में नाइट स्काई संप्रदाय से नहीं हैं, लेकिन हमें बचाने के लिए आए हैं।
एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे साथ चलकर खुद क्यों नहीं देख लेते। ये कहते हुए ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी अंगुलियों से तलवार बनाए और अपनी ताकत से लोहे के पिंजरे को सीधे ही तोड़ दिया। पिंजरे में कैद आम लोग बेचैनी से भरे चेहरों के साथ ध्रुव मल्होत्रा के पीछे पीछे एक एक करके बाहर निकल गए। ध्रुव मल्होत्रा ने और कुछ नहीं कहा और लोगों को कालकोठरी से बाहर निकालकर नाइट स्काई सेक्ट के बाहर ले गए। इनमें से अधिकांश लोग नाइट स्काई सेक्ट के आसपास के थे और उन्हें पकड़कर वहां कैद कर लिया गया था। जब समूह नाइट स्काई सेक्ट से बाहर निकला और जमीन पर बिखरे शवों को देखा तो इन साधारण लोगों की आंखों में कोई डर नहीं था। कुछ लोगों को तो संतुष्टि भी महसूस हुई कि उनका महान प्रतिशोध लिया गया था। यहाँ तक कि कई लोग चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे और बदला लिए जाने की बातें बुदबुदा रहे थे। परोपकारी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं? घर लौटने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक शाश्वत स्मारक स्थापित करूंगा और दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। पहले बोलने वाले बुजुर्ग ने अब उत्साहित भाव से ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा। बोलते बोलते ही बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घुटने मोड़ लिए और सीधे बैठ गया। ये देखकर ध्रुव मल्होत्रा तुरंत बुजुर्ग का साथ देने के लिए आगे बढ़े, फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी आपकी तरह ही एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे लिए कोई शाश्वत स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जल्दी से घर आओ। फिर भी बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, चूंकि आप परोपकारी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं उपकारकर्ता के सम्मान में एक शाश्वत स्मारक स्थापित करूंगा। आपने हमें एक विकट परिस्थिति से बचाया है और इस तरह से अपना आभार व्यक्त करने के अलावा हमारे पास आपका ऋण चुकाने का कोई अन्य तरीका नहीं है। अन्य लोग भी इस बात से सहमत दिखे कि यह सही काम था। अपने सामने ईमानदार और उम्मीद भरी निगाहों को देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने अब और मना नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम ध्रुव मल्होत्रा है। इतना कहकर ध्रुव मल्होत्रा मुड़े और गाड़ी पर सवार होकर दूर निकल गए। एक भी व्यक्ति तुरंत वहां से नहीं गया, बल्कि वे सभी ध्रुव मल्होत्रा की गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। ध्रुव मल्होत्रा की गाड़ी पूरी तरह से ओझल हो जाने के बाद ही लोगों ने धीरे धीरे अपनी निगाहें हटाईं। उपकारकर्ता ने हमसे बदला लिया है और हमें बचाया भी है। अब जब नाइट स्काई संप्रदाय के लोग यहाँ मर चुके हैं तो इससे उपकारकर्ता की पहचान उजागर हो सकती है। क्या हमें रात्रि आकाश संप्रदाय के जानवरों को संप्रदाय के साथ ही जला नहीं देना चाहिए ताकि उनका सारा नामोनिशान मिट जाए? बुजुर्ग व्यक्ति ने आसपास पड़े दर्जन भर शवों को देखते हुए गहरी घृणा से भरी आवाज में कहा। किसी ने भी इस विचार का विरोध नहीं किया। वास्तव में कई लोग आगे बढ़कर शवों पर कई बार लातें मारने लगे और उन पर थूकने लगे। इसके बाद लोगों ने नाइट स्काई संप्रदाय के सभी सदस्यों के शवों को संप्रदाय के अंदर ले जाया। कुछ ही क्षणों बाद भयंकर आग भड़क उठी, जिससे नाइट स्काई सेक्ट और उसके सदस्यों के शरीर राख में बदल गए। ये 3 बार जांचने के बाद कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है, लोग अंततः वहां से चले गए। इसी समय से ध्रुव मल्होत्रा के बारे में एक किंवदंती पूर्वी सागर के तट पर फैलने लगी। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा, जो पहले ही नाइट स्काई सेक्ट से निपट चुका था, पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय में वापस आ गया था। आने जाने में केवल 3 से 4 घंटे लगे थे। हालांकि राजेंद्र नायक ने कहा था कि उन्हें सूर्यास्त से पहले लौट आना चाहिए, लेकिन अभी तो दोपहर ही हुई थी। नाइट स्काई संप्रदाय के विनाश की जानकारी मिलने पर राजेंद्र नायक ने ध्रुव मल्होत्रा और अन्य लोगों के सम्मान में एक और भोज का आयोजन किया। हालांकि इस बार राजेंद्र नायक ने शराब नहीं पी और साथ में भोजन करने वाले पूर्वी समुद्री सेना के कई कमांडरों ने भी शराब से परहेज किया। अध्याय 198 सफलता। फिर तीनों ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनमें से प्रत्येक उत्साहित दिख रहा था। यह आप ही होंगे, सर। यदि आपकी सहायता न होती, श्रीमान, तो मुझे डर है कि हमें ये कदम उठाने में महीनों लग जाते। करण मल्होत्रा ने कृतज्ञता भरे भाव से कहा। विक्रम सिंह और आदित्य मेहता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा की ओर उनकी निगाहें भी कृतज्ञता से भरी थीं। अब औपचारिकताएं बहुत हो गईं, अब आप किस बात के लिए विनम्र हो रहे हैं? ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। बगल में समर जोशी और अन्य लोगों के चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे, लेकिन किसी ने कोई ईर्ष्या नहीं दिखाई। आखिरकार वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि जब तक वे ध्रुव मल्होत्रा का ईमानदारी से अनुसरण करेंगे, उन्हें देर सवेर अर्ध युद्ध राजा के दायरे में अवश्य प्रवेश करना पड़ेगा। यहाँ तक कि युद्ध राजा का क्षेत्र भी असंभव नहीं था। इसके बाद समूह ने विला में जश्न मनाया। करण मल्होत्रा और उसके साथियों ने खूब शराब पी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे डेमी वार्किंग क्षेत्र में अपने सफल कदम और वार्किंग के एक कदम करीब पहुंचने का जश्न मना रहे थे। ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि कभी कभी उन्हें खुला छोड़ देने से कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा डेमी वार्किंग स्तर पर उनकी वर्तमान ताकत के साथ
यदि वे चाहें तो उनके शरीर में प्रवेश करने वाली शराब को तुरंत बाहर निकाला जा सकता है और इससे उनके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगले दिन 3 खबरों ने पूरे पूर्वी सागर को झकझोर दिया। पहली खबर ये थी कि पूर्वी सागर पर प्रभुत्व रखने वाला स्काई वुल्फ द्वीप नष्ट हो गया। दूसरी खबर ये थी कि तटीय क्षेत्रों में स्थित नाइट स्काई सेक्ट नष्ट हो गया। तीसरी खबर ये थी कि पूर्वी सागर जान परिवार नष्ट हो गया। प्रत्येक समाचार एक शक्तिशाली शक्ति के विनाश का संकेत था। पूर्वी सागर के लोग अच्छी तरह जानते थे कि स्काई वुल्फ द्वीप और नाइट स्काई संप्रदाय कितने शक्तिशाली थे। हर कोई इस बात पर अटकलें लगा रहा था कि किस शक्तिशाली व्यक्ति ने कार्रवाई की और पूर्वी सागर पर शासन करने वाली इन 2 विशाल शक्तियों को 2 दिनों के भीतर नष्ट करने में सफल रहा। जान परिवार के विनाश ने पूर्वी सागर के पार की सेना में कार्यरत सभी लोगों के मन को छू लिया। ये देखते हुए कि जान परिवार पूर्वी सागर राजा के घराने से था, यहाँ तक कि राजा के अपने समर्थक परिवार का भी विनाश हो जाना ये दर्शाता है कि अपराधी कितना दुस्साहसी था। अंततः जबकि लोग इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि किसने ये कार्रवाई की होगी, पूर्वी सागर की सेना से खबर आई कि उन्होंने ही इन तीनों सेनाओं का सफाया कर दिया है। स्काई वुल्फ द्वीप और नाइट स्काई सेक्ट का विनाश प्रबंधनीय था और हर कोई इस बात पर आश्चर्यचकित था कि पूर्वी सागर की सेना कितनी शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि जान परिवार के विनाश ने सभी को कुछ एहसास करा दिया। वृद्ध पूर्वी सागर राजा उतना कमजोर नहीं था जितना अफवाहों में बताया गया था। जो व्यक्ति अपने ही परिवार का नाश करने के लिए इतना क्रूर हो, वह कैसे दुराचार में लिप्त और कमजोर चरित्र वाला हो सकता है, जैसा कि अफवाह फैलाई जाती है। तुरंत ही पूर्वी सागर के पार की सभी बड़ी और छोटी सेनाएं पूर्वी सागर राजा के प्रति भय के कारण चुप हो गईं। विला में ध्रुव मल्होत्रा को नीचे आते देख करण मल्होत्रा तुरंत बोल पड़ा, सर, स्काई वुल्फ आइलैंड और नाइट स्काई सेक्ट के विनाश की खबर पहले ही फैल चुकी है। इसके अलावा जान परिवार को भी पूर्वी सागर राजा की सेनाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा की भौहें चढ़ गईं। कल वह रात्रि आकाश संप्रदाय का सफाया करने गया था और अब पूर्वी सागर राजा ने स्वयं जान परिवार को नष्ट करने के लिए सेना का नेतृत्व किया था। ये बूढ़ा आदमी उसे कुछ हद तक कम आंक रहा था, इतना निर्दयी कि उसने अपने परिवार को भी नष्ट कर दिया। वह एक निर्दयी व्यक्ति था। उसने मुझे निराश नहीं किया है, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से ठहाका लगाते हुए कहा। जो हिचकिचाता है वह हार जाता है। ऐसा लगता है कि हमारा पूर्वी सागर राजा वास्तव में अपने तौर तरीके सुधारना चाहता है और अपना अधिकार पुनഃस्थापित करना चाहता है। करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई, क्योंकि वे ये समाचार सुनकर स्तब्ध थे कि जान परिवार को ईस्ट सी किंग ने व्यक्तिगत रूप से नष्ट कर दिया है। कौन सोच सकता था कि पूर्वी सागर का राजा, एक बूढ़ा आदमी, इतना क्रूर और निर्णायक हो सकता है। तभी रोशनी वर्मा भी नीचे आ गईं। कुछ समय तक स्वास्थ्य लाभ के बाद उसके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ और अब उसे पहले जैसी नींद नहीं आती थी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोशनी वर्मा थोड़ा शर्मा गई, शर्माते हुए बोली, यार बड़े भाई, मुझे बुरा सपना आया। भयानक सपना? ध्रुव मल्होत्रा को तुरंत समझ आ गया कि पिछले दिन पूर्वी सागर में हुआ नरसंहार बहुत खूनी था और रोशनी वर्मा को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। ये ठीक है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। वे लोग मरने के लायक थे, उन्हें मारना भी न्याय करने का एक तरीका था। ध्रुव मल्होत्रा ने उन्हें सांत्वना दी। रोशनी वर्मा ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, बस इस पल को भूलना थोड़ा मुश्किल है। नए रोमांच यहाँ पड़ें, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मेरे बारे में चिंता मत करो बड़े भाई, उसने आश्वस्त किया। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, क्यों ना आप अपना ध्यान दूसरी ओर लगा लें। इससे आपको उन घटनाओं को जल्दी भूलने में भी मदद मिलेगी। मैं अपना ध्यान कैसे बटाऊं? रोशनी वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करने दूंगा। यदि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो मैं आपके हृदय की स्थिति ठीक करने के बाद आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए क्या मैं तुम्हें चिकित्सा सिखाऊं? सीखने के बाद तुम अपना बेहतर ख्याल रख पाओगे। ये सुनकर रोशनी वर्मा की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। उसने सोचा भी नहीं था कि ध्रुव मल्होत्रा उसका ध्यान बटाने के लिए उसे डॉक्टरी पढ़ाने का सुझाव देंगे। ध्रुव मल्होत्रा चिकित्सा में कितने कुशल थे, रोशनी वर्मा अच्छी तरह जानती थी, खासकर ये देखते हुए कि गुस्सू शहर में मेडिसिन बोर्ड सेक्ट के लोगों ने ध्रुव मल्होत्रा का किस तरह से इलाज किया था। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगी बड़े भाई, उसने कहा। रोशनी वर्मा बिना किसी इनकार के तुरंत राजी हो गईं। अध्याय 199 ब्लैक हॉक और चुनौती पत्र लेकिन अचानक उसने अपनी हरकतें रोक दी और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें भारी गंभीरता से भर गईं। उनकी दृष्टि में पूर्वी सागर सैन्य अड्डे के ऊपर किसी स्थान पर एक ब्लैक हॉक पक्षी ऊपर चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। कैसे?
ये कैसे संभव है? राजेंद्र नायक की आवाज कांप रही थी जब वह बुदबुदा रहे थे। आकाश में काले बाज से उन्होंने एक ऐसी उपस्थिति महसूस की जो किसी भी तरह से महान ग्रैंडमास्टर की उपस्थिति से कमजोर नहीं थी। एक ब्लैक हॉक जिसमें एक महान ग्रैंडमास्टर की ताकत है। अगर यह बात फैल गई तो कौन जाने कितने लोग सदमे से दंग रह जाएंगे। राजेंद्र नायक का बूढ़ा चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था क्योंकि वह लगातार यह अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा भयानक काला बाज किसने पाला होगा। जब राजेंद्र नायक गहन चिंतन में डूबे हुए थे तभी चक्कर लगा रहे काले बाज को कुछ मिल गया और वह सीधे राजेंद्र नायक की ओर झपटा। ये दृश्य देखकर राजेंद्र नायक बुरी तरह डर गए। जैसे जैसे काला बाज करीब आता गया राजेंद्र नायक को यकीन हो गया कि उसकी आभा उनकी आभा से कहीं अधिक प्रबल थी। शक्तिशाली राजेंद्र नायक एक काले बाज से भी कम शक्तिशाली। अगर यह कहा जाए तो कौन इस पर विश्वास करेगा और कौन इस पर विश्वास करने की हिम्मत करेगा। बिना कुछ सोचे समझे राजेंद्र नायक तेजी से उस विला की ओर दौड़े जहां ध्रुव मल्होत्रा रहते थे। उत्तरी लियाओ राजा, मुझे बचाओ। इससे पहले कि वह विला के पास पहुंचता राजेंद्र नायक की आवाज विला में प्रवेश कर चुकी थी। ध्रुव मल्होत्रा, जो विला में रोशनी वर्मा को चिकित्सा तकनीक सिखा रहे थे, ने भौहें उठाईं और तुरंत विला के बाहर चले गए। ध्रुव मल्होत्रा को अचानक सामने आते देख राजेंद्र नायक उसकी ओर ऐसे दौड़े जैसे उन्हें अपना उद्धार करता दिख गया हो। उत्तरी लियाओ राजा, मुझे बचाओ, राजेंद्र नायक ने हौंफते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया बल्कि दूर से तेजी से आ रहे काले बाज की ओर देखने लगा। काला बाज छोटा नहीं था, अपने पंख फैलाने पर इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर थी, जो इतनी बड़ी थी कि काले बाज की प्रजाति में इसे अभूतपूर्व माना जाता था। ध्रुव मल्होत्रा को सबसे अधिक आश्चर्य ब्लैक हॉक से निकलने वाली आभा से हुआ, जो राजेंद्र नायक की आभा से कई गुना अधिक थी। ये जानना जरूरी है कि हालांकि राजेंद्र नायक की ताकत बुढ़ापे और शराब व महिलाओं में लिप्तता के कारण काफी कम हो गई थी, फिर भी उनमें एक महान ग्रैंडमास्टर की प्रारंभिक ताकत थी। फिर भी उसके सामने खड़े इस काले बाज में एक ऐसी आभा थी जो मध्य चरण के ग्रेट ग्रैंडमास्टर स्तर की ओर एक सफलता का संकेत दे रही थी। ध्रुव मल्होत्रा की पारखी नज़र के बावजूद वह अपने सामने खड़े काले बाज को देखकर काफी घबरा गया। ये जीव कहाँ से आया? ध्रुव मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। राजेंद्र नायक ने सिर हिलाते हुए तुरंत जवाब दिया, पता नहीं, मैं आंगन में खेती कर रहा था, तभी यह आदमी अचानक मेरी ओर दौड़ा। ध्रुव मल्होत्रा के साथ राजेंद्र नायक को अत्यधिक सुरक्षा महसूस हुई। उनके सामने मौजूद ब्लैक हॉक की तो बात ही छोड़िए, भले ही उसमें युद्ध राजा की ताकत हो, राजेंद्र नायक बिल्कुल भी नहीं घबराए। ध्रुव मल्होत्रा में किस प्रकार की ताकत थी? एक निर्दयी आदमी जिसने युद्ध राजाओं का वध उतनी ही आसानी से किया जितना कि मुर्गियों और कुत्तों का वध किया जाता है। काफी दिलचस्प है, ध्रुव मल्होत्रा ने हल्की हंसी के साथ कहा। फिर काले बाज के करीब आने का इंतजार किए बिना ध्रुव मल्होत्रा ने पहले ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें। ध्रुव मल्होत्रा की हथेली में भयावह प्राण ऊर्जा फूट पड़ी, जिसने तुरंत काले बाज को अपने घेरे में ले लिया और उसे सीधे अपने सामने खींच लिया। काले बाज ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसकी आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था तथा उसके शरीर पर ग्रेट ग्रैंडमास्टर की आभा अत्यंत अव्यवस्थित हो गई थी। ब्लैक हॉक के पैर में अभी भी एक पत्र फंसा हुआ था। पत्र लेकर ध्रुव मल्होत्रा ने सीधे राजेंद्र नायक को थमा दिया और फिर कहा, ये ब्लैक हॉक आपको पत्र देने आया होगा। पत्र तुम्हारे लिए है, लेकिन ब्लैक हॉक मेरा है। ब्लैक हॉक, जो कि एक महान ग्रैंडमास्टर की ताकत से युक्त है, ने निस्संदेह ध्रुव मल्होत्रा की जिज्ञासा को बढ़ाया। राजेंद्र नायक ने ध्रुव मल्होत्रा के जाने का इंतजार किए बिना सिर हिलाया और अपने हाथों में रखा पत्र खोल लिया। 1 जनवरी को रात्रि स्वर्ग संप्रदाय, ये बूढ़ा आदमी अकेले पूर्वी सागर से लड़ेगा। लोगों की संख्या मनमानी है, लेकिन जिसने रात्रि स्वर्ग संप्रदाय का सफाया किया है उसे अवश्य उपस्थित होना चाहिए, अन्यथा ये बूढ़ा आदमी रात्रि स्वर्ग संप्रदाय को दफनाने के लिए पूरे पूर्वी सागर को अपने साथ ले जाएगा। हस्ताक्षर मिंगी। पत्र की विषय वस्तु बहुत सरल थी, उसमें केवल 2 वाक्य थे, लेकिन इन 2 वाक्यों और हस्ताक्षरित शब्दों मिंगी ने राजेंद्र नायक के चेहरे पर सदमे और भय के भाव प्रकट कर दिए। राजेंद्र नायक के असामान्य व्यवहार को देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि आप इतने डरे हुए हैं? ये पत्र मिंगी का है और ब्लैक हॉक भी मिंगी का ब्लैक हॉक है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें एक महान ग्रैंडमास्टर की ताकत है, राजेंद्र नायक ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे ऐसी हालत में देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाईं और सीधे उसके हाथ से पत्र ले लिया। पत्र की विषय वस्तु को ध्यान से देखने के बाद ध्रुव मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा, यह आदमी सचमुच अहंकारी है, जो अकेले पूर्वी सागर में लड़ने का इरादा रखता है। उत्तरी लियाओ राजा, आप पूर्वी सागर में ज्यादा समय तक नहीं रहे हैं और शायद मिंगी के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे।
राजेंद्र नायक ने धीरे से आह भरी, फिर गंभीर भाव से बोले, मिंगी रात्रि स्वर्ग संप्रदाय के उपसंप्रदाय के गुरु हैं, ये तियानमिंग और ये तियानयन। अफवाह है कि मिंगी 5 साल पहले वारकिंग दायरे के अंतिम चरण में पहले से ही एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह 5 साल से दिखाई नहीं दिया है, संभवतः एकांत में। अब जब वह फिर से उभरा है तो उसने अपना एकांतवास पूरा कर लिया होगा और शायद वह वार किंग दायरे के शिखर तक भी पहुंच गया है। जब राजेंद्र नायक ने मिंगी का जिक्र किया तो उनके चेहरे पर अभी भी गहरा भय छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मिंगी नाम ही राजेंद्र नायक में भय पैदा करने के लिए काफ़ी था। ये काफ़ी प्रभावशाली है। चूंकि उसने आपको चुनौती दी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बारे में सावधानी से सोचें कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि वह दावा करता है कि वह पूर्वी सागर में अकेले ही लड़ेगा, लेकिन आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वी सागर के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को साथ लेकर आप अभी भी इस आदमी को हराने में सक्षम हो सकते हैं। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ कहा। ये कहकर उसने राजेंद्र नायक की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और उसके हाथों में ब्लैक हॉक को छेड़ना जारी रखा। इस समय तक ब्लैक हॉक ने प्रतिरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। चूंकि यह एक महान ग्रैंडमास्टर के दायरे में विकसित हो सकता था, इसलिए यह निश्चित रूप से संकेत देता था कि इस ब्लैक हॉक की बुद्धिमत्ता किसी भी तरह से कम नहीं थी। अपने सामने खड़े इस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्लैक हॉक ने अपनी वर्तमान स्थिति को पहचान लिया है तथा अब वह पहले की तरह संघर्ष नहीं कर रहा है। राजेंद्र नायक चौंक गए और फिर, ये समझते हुए कि क्या हो रहा था, तुरंत कहा, उत्तरी लियाओ राजा, यह आप थे जिन्होंने नाइट हेवन संप्रदाय के लोगों को मार डाला। मैंने नहीं, मैंने एक भी नहीं मारा। मिंगी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस व्यक्ति ने रात्रि स्वर्ग संप्रदाय का सफाया किया है, उसे अवश्य उपस्थित होना चाहिए। मुझे मत बताना कि तुम न जाने के बारे में सोच रहे हो। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और हंसते हुए कहा, अगर मैं न जाऊं तो क्या अजीब होगा। नाइट हेवन सेक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने के मेरे अपने कारण थे। क्या आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों किया गया? मुझ पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। इसके बजाय बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि पूर्वी सागर में सभी शक्तिशाली योद्धाओं को कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि वे तुम्हारी ओर से मिंगी का सामना कर सकें। ये सुनते ही राजेंद्र नायक का चेहरा कड़वा हो गया और वे कुछ कह नहीं पाए। यदि ध्रुव मल्होत्रा ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो पूरे पूर्वी सागर में कौन वार किंग के अंतिम चरण में या संभवतः वार किंग साम्राज्य के शिखर पर स्थित एक शक्तिशाली देश के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यदि आपकी कोई शर्तें हैं तो बेझिझक उन्हें बता दीजिए, राजेंद्र नायक ने एक क्षण के संकोच के बाद अंततः आह भरते हुए कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, आप मार्शल एलायंस वाली बात तो भूले नहीं है न? अध्याय 200 ब्लैक हॉक द्वारा लाया गया झटका। राजेंद्र नायक जल्दी से बोले। अब ध्रुव मल्होत्रा ही उनकी एकमात्र उम्मीद थे। ये संभावना थी कि पूरे पूर्वी सागर में केवल ध्रुव मल्होत्रा ही मिंगी से मुकाबला कर सकता था। ध्रुव मल्होत्रा अब कोई भी शर्त रखें तो राजेंद्र नायक मना नहीं करेंगे। उस शर्त का तो जिक्र ही न करें जिस पर उन्होंने ध्रुव मल्होत्रा के साथ पहले ही सहमति जता दी थी। उत्तरी लियाओ राजा, पूर्वी सागर मार्शल एलायंस के प्रभारी व्यक्ति को बुलाओ और मैं तुरंत पूर्वी सागर में मार्शल एलायंस को बढ़ावा देने में उसकी मदद करने के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा। इस डर से कि कहीं ध्रुव मल्होत्रा अपना मन न बदल लें, राजेंद्र नायक ने जल्दी से कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो वह आज पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय पहुंच जाएंगे। भले ही मिंगी का सबसे मजबूत पक्ष सिर्फ बैटल किंग का शिखर है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और उससे निपटने के तरीके तैयार करने के लिए पूर्वी सागर से मजबूत लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। ध्रुव मल्होत्रा ने सम्राट के क्षेत्र में कदम रखा था। स्वाभाविक रूप से युद्ध राजा के शिखर पर किसी से कोई दबाव महसूस नहीं किया था। राजेंद्र नायक ने उत्सुकता से सिर हिलाया और तुरंत कहा, बहुत अच्छी बात है, इस बार हम पूरी तरह आप पर भरोसा करेंगे। उत्तरी लियाओ राजा। ठीक है, मुझे पता है। अगर और कुछ नहीं है तो आप पहले जा सकते हैं। जब पूर्वी सागर मार्शल एलायंस का व्यक्ति आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ हिलाते हुए कहा। राजेंद्र नायक ने बिना देर किए सीधे विला से बाहर निकल गए। इस बीच ध्रुव मल्होत्रा ब्लैक हॉक के साथ विला में लौट आए। महाराज, आपको यह महान ग्रैंडमास्टर जैसी ताकत वाला कालाबाज कहाँ से मिला? मैं इतने लंबे समय से जीवित हूँ और कई अजीब चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने एक महान ग्रैंडमास्टर की ताकत वाले ब्लैक हॉक को देखा है। ध्रुव मल्होत्रा के हाथ में कालाबाज देखकर करण मल्होत्रा तुरंत बोल पड़े। ग्रेट ग्रैंडमास्टर की प्रारंभिक शक्ति रखने वाला एक ब्लैक हॉक ग्रेट ग्रैंडमास्टर के मध्य चरण के करीब होने पर भी सभी को चौंकाने और सभी की निगाहें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था।
विक्रम सिंह और अन्य लोग भी ध्रुव मल्होत्रा के हाथ में काले बाज को देखते रहे, उनकी आंखें कौतूहल से भरी हुई थीं। इसे उठाया। ध्रुव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर समर जोशी की ओर मुड़े और कहा, प्रेमजीत नंदा को सूचित करें कि वे पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय जल्दी पहुंचें। जी महाराज। समर जोशी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और फिर प्रेमजीत नंदा से संपर्क किया और ध्रुव मल्होत्रा ब्लैक हॉक लेकर रोशनी वर्मा के पास लौट आए। ध्रुव मल्होत्रा के हाथ में विशालकाय काला बाज देखकर रोशनी वर्मा के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। डरो मत, ये छोटा लड़का बहुत अच्छा व्यवहार करता है। रोशनी वर्मा के चेहरे पर डर देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। चीख। काले बाज ने तीखी चीख निकाली, मानो ध्रुव मल्होत्रा की बातों पर आपत्ति जता रहा हो। ध्रुव मल्होत्रा ने भौहें उठाईं और काले बाज के सिर पर तमाचा मारा। ये तो सौभाग्य की बात थी कि ध्रुव मल्होत्रा ने अपनी ताकत पर नियंत्रण कर लिया, अन्यथा उस थप्पड़ से ब्लैक हॉक का सिर उड़ सकता था। अब काले बाज में प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं थी, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। अच्छा व्यवहार करो और हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी दिन जाने दूं। अगर तुम नहीं हो तो मैं तुम्हें किसी भी समय मार सकता हूं। ध्रुव मल्होत्रा ने शांति से कहा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ब्लैक हॉक उनकी बात समझेगा, क्योंकि वह अंततः एक ब्लैक हॉक था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर की ताकत रखने के बावजूद वह ध्रुव मल्होत्रा की बातें कैसे समझ सकता था। तो ध्रुव मल्होत्रा ने भी अपनी आभा की एक किरण ब्लैक हॉक पर छोड़ी। उस भयावह आभा को महसूस करते हुए, जो उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, काले बाज का शरीर कांपने लगा। ध्रुव मल्होत्रा की ओर उसकी दृष्टि और भी अधिक भय से भर गई। वो टिल्ड। काले बाज ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जो उसके समर्पण का संकेत दे रही थी। ये देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए काले चील के सिर पर हाथ फेरा। फिर उसने काले चील को अपने सामने मेज पर रख दिया। काली चील मेज पर दुबकी हुई बैठी थी, कोई भी हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी निगाहें बिना डगमगाए ध्रुव मल्होत्रा पर टिकी थीं। तुम, ध्रुव मल्होत्रा, तुम जानवरों को भी वश में कर सकते हो? यहाँ छिपी हुई कहानियां खोजे रोशनी वर्मा ने आश्चर्य से पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये काली चील बस मुझसे डरती है। अब यह अच्छा व्यवहार करने लगा है। आप इस छोटे से बच्चे को मनोरंजन के लिए रख सकते हैं। यदि आप ऊब जाते हैं तो इसे कुछ मनोरंजन के लिए बाहर ले जाए। ये सुनकर रोशनी वर्मा अवाक रह गईं। ये बड़ा काला चील एक छोटा आदमी है। इसके अलावा रोशनी वर्मा इतने खूंखार पक्षी के साथ अकेले खेलने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? ये तो बताने की जरूरत नहीं कि इस काले बाज में ग्रेट ग्रैंड मास्टर जैसी भयानक ताकत थी। इतनी ताकत के साथ न केवल रोशनी वर्मा, जो बिना किसी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के एक आम व्यक्ति है, बल्कि समर जोशी और उसका समूह भी शायद इस काले बाज के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं करेगा। संभवतः इस विला में केवल करण मल्होत्रा, आदित्य मेहता और विक्रम सिंह ही इस काले बाज को घुमाने ले जाने का साहस कर सकते हैं। मैं वास्तव में इसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर मैं इसे बाहर निकालूं और यह अचानक भाग जाए तो क्या होगा? रोशनी वर्मा ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। ध्रुव मल्होत्रा मुस्कुराए, उनकी नज़र काले चील पर पड़ी और वे हंसे। ये भागने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही आप इसे 10 गुना साहस दें। वो टिल्ड। ध्रुव मल्होत्रा की धमकी भरी निगाहें देखकर काले चील ने तुरंत अजीब सी आवाज निकाली। रोशनी वर्मा ने फिर भी अपना सिर हिलाया। ये देखकर ध्रुव मल्होत्रा ने कुछ और नहीं कहा। महामहिम प्रेमजीत नंदा पहले ही रवाना हो चुके हैं और आज दोपहर तक पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय पहुंच जाएंगे। तभी प्रेमजीत नंदा ध्रुव मल्होत्रा के पास पहुंचे और आदरपूर्वक कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और मेज पर काले चील के साथ खेलना जारी रखा। महाराज, ये काला चील कहाँ से आया और इसमें महान ग्रैंड मास्टर जैसी ताकत कैसे है? करण मल्होत्रा ने अपनी जिज्ञासा को दबा न पाते हुए दोबारा पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, हंसे और कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने इसे ढूंढ लिया है। इस छोटे से साथी का पालन पोषण मिंगी नामक किसी व्यक्ति ने किया था, जो कि एक अंतिम चरण का बैटल किंग है और अब उसे बैटल किंग के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था। ये सुनकर करण मल्होत्रा और अन्य सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। युद्ध राजा पीक। संपूर्ण लांग किंगडम में ज्ञात शिखर अवस्था के युद्ध राजाओं को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। ध्रुव मल्होत्रा ने उनकी सोच जानकर तुरंत कहा, लॉन्ग किंगडम का क्षेत्र बहुत बड़ा है। कौन जाने उन घने पहाड़ों और जंगलों में कितने पुराने राक्षस छिपे बैठे हैं। आप सभी को अपने कार्यों में थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि दुनिया अजीब होती जा रही है। ध्रुव मल्होत्रा के पूर्वी सागर में पहुंचने के बाद से ही उनका सामना कई युद्ध राजाओं से हो चुका था और अब तो एक शीर्ष युद्ध राजा भी सामने आ गया था।
यद्यपि पूर्वी सागर हमेशा से ही युद्ध कलाओं में समृद्ध स्थान रहा है, फिर भी इसमें युद्ध राजाओं की इतनी सघन उपस्थिति नहीं होनी चाहिए थी। इसका कारण ध्रुव मल्होत्रा फिलहाल समझ नहीं पाए हैं। समझ गया महाराज, करण मल्होत्रा और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि करण मल्होत्रा, आदित्य मेहता और विक्रम सिंह ने ध्रुव मल्होत्रा की मदद से हाफ स्टेप बैटल किंग चरण तक पहुंच बनाई थी, लेकिन असली बैटल किंग्स की मौजूदगी में हाफ स्टेप बैटल किंग का क्या मतलब था? यदि उनके लिए यह मामला था, तो समर जोशी और अन्य लोगों का तो कहना ही क्या, जो केवल ग्रैंड मास्टर्स के स्तर पर थे। महाराज, क्या आप मिंगही से भिड़ने की योजना बना रहे हैं? आदित्य मेहता ने गंभीरता से पूछा। एक चरम स्तर का युद्ध राजा, जो किसी का भी मन मोह लेने के लिए पर्याप्त है। अध्याय 201 आउटबाउंड। ये ब्लैक ईगल ही था जिसने मिंगी के साथ मिलकर राजेंद्र नायक को चुनौती पत्र दिया था। पूर्वी सागर से आया वह व्यक्ति मानता है कि वह इस ब्लैक ईगल का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरी सुरक्षा की मांग करने आया है। जनवरी के पहले दिन नाइट हेवन सेक्ट इस शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट के साथ मेरी मुठभेड़ का गवाह बनेगा। आइए देखें कि वह वास्तव में किस चीज से बना है, ध्रुव मल्होत्रा ने उदासीनता से कहा। उसके शरीर पर ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वह एक शीर्ष मार्शल कलाकार के साथ युद्ध करने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव मल्होत्रा द्वारा 1 जनवरी को नाइट हेवन सेक्ट में जाने का उल्लेख किसी शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए किया गया था। ये सुनकर आदित्य मेहता और अन्य लोगों ने कुछ और नहीं कहा। आखिरकार वे ध्रुव मल्होत्रा की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे, बाहरी लोगों से भी ज्यादा। एक शीर्ष मार्शल आर्टिस्ट भले ही दुर्जय हो, लेकिन यह उन्हें ध्रुव मल्होत्रा के किसी दुर्घटना का शिकार होने की चिंता में डालने के लिए पर्याप्त नहीं था। समय तेजी से दोपहर में बदल गया और एक जीप पूर्वी सागर सैन्य मुख्यालय में जा पहुंची। सर, प्रेमजीत नंदा आ गए हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं, समर जोशी ने विला के अंदर से फोन पर बताया। ध्रुव मल्होत्रा ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर समर जोशी विला से चले गए। इसके तुरंत बाद प्रेमजीत नंदा समर जोशी का पीछा करते हुए विला में प्रवेश कर गए। सर, आप मुझसे मिलना चाहते थे, प्रेमजीत नंदा ने ध्रुव मल्होत्रा से सम्मानपूर्वक कहा। ध्रुव मल्होत्रा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैंने राजेंद्र नायक के साथ पहले ही समझौता कर लिया है। वह पूर्वी सागर क्षेत्र में पूर्वी सागर मार्शल एलायंस को विकसित करने में मदद करेंगे। पूर्वी सागर मार्शल एलायंस इस अवसर का लाभ उठाकर उड़ान भर पाता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। मुझे निराश मत कीजिए। इन शब्दों को सुनकर प्रेमजीत नंदा की आंखों में खुशी की एक झलक तुरंत दिखाई दी और उन्होंने तुरंत कहा, निश्चिंत रहें सर। अच्छा, समर जोशी, उसे राजेंद्र नायक से मिलवा दो, ध्रुव मल्होत्रा ने हाथ से इशारा किया। इसके बाद समर जोशी और प्रेमजीत नंदा राजेंद्र नायक को खोजने के लिए विला से निकल गए। दिन जल्दी जल्दी बीतते गए और जल्द ही जनवरी का पहला दिन आ गया। ये ड्रैगन राष्ट्र में नववर्ष का दिन था तथा नए वर्ष की शुरुआत भी। पूरा पूर्वी सागर नए साल की खुशियों में डूबा हुआ था, हर तरफ जश्न का माहौल था। हालांकि केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे कि आज नाइट हेवन सेक्ट के खंडहरों पर एक विश्व हिलाने वाला युद्ध होने वाला है, जो उस स्थान पर पहुंचने के लिए अपने घरों से जल्दी निकल पड़े थे। यद्यपि राजेंद्र नायक ने मिंगी की चुनौती की खबर को रोकने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी यह बात पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई कि मिंगी ने अपनी शक्ति से पूर्वी सागर में सभी शक्तिशाली व्यक्तियों को चुनौती देने का इरादा जताया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस खबर से अवगत अधिक से अधिक लोग नाइट हेवन संप्रदाय के खंडहरों की ओर चल पड़े। राजेंद्र नायक भी पूर्वी क्षितिज पर भोर की पहली किरण के साथ ध्रुव मल्होत्रा के विला के बाहर पहुंचे। राजेंद्र नायक के आगमन को देखते हुए ध्रुव मल्होत्रा, जो पहले ही जाग चुका था, भी विला से बाहर निकल आया। उत्तरी लियाओ राजा, हम कब रवाना होंगे? ध्रुव मल्होत्रा को देखते ही राजेंद्र नायक ने तुरंत पूछा। ध्रुव मल्होत्रा ने सफेद होते पूर्वी आसमान की ओर देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, अभी तो दिन शुरू ही हुआ है, कोई जल्दी नहीं है। इसके अलावा मिंगी ने कोई समय नहीं बताया। हम दोपहर के भोजन के बाद निकलेंगे और जब तक हम नाइट हेवन सेक्ट पहुंचेंगे तब तक सूर्यास्त हो चुका होगा। ये सुनकर पूर्वी सागर राजा का चेहरा खराब हो गया और उसने अजीब तरीके से कहा, उत्तरी लियाओ राजा, किसी तरह मिंगी द्वारा चुनौती जारी करने की खबर लीक हो गई है और अब पूर्वी सागर के अधिकांश मार्शल कलाकार पहले से ही नाइट हेवन संप्रदाय में भाग गए हैं। अगर हम देर से पहुंचेंगे तो मुझे डर है कि ये मार्शल आर्टिस्ट हम पर हंसेंगे। कई दिनों की साधना के बाद पूर्वी सागर राजा ने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी, जिससे उसे अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद भी दिखी। स्वाभाविक रूप से वह इस समय मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था।
यदि वे पहले ही रात्रि स्वर्ग संप्रदाय की ओर बढ़ जाते और फिर ध्रुव मल्होत्रा ने पूर्वी सागर के अधिकांश मार्शल कलाकारों के सामने मिंगी को हरा दिया, जिसके पास युद्ध राजा की चरम शक्ति थी, तो पूर्वी सागर राजा की प्रतिष्ठा भी तेजी से बढ़ जाएगी। पूर्वी सागर की सेनाओं में एक ऐसे सहयोगी का होना जो एक शीर्ष युद्ध राजा को पराजित करने में सक्षम हो, तथा हाल ही में नाइट हेवन सेक्ट द्वारा स्काई वुल्फ द्वीप और जान परिवार का विनाश पूर्वी सागर राजा द्वारा वर्षों में खोई गई सारी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था। इतनी जल्दी क्यों है? क्या आप पूर्वी सागर के मार्शल कलाकारों के सामने दिखावा करने के लिए उत्सुक हैं ताकि अपने पूर्वी सागर राजा की प्रतिष्ठा को बहाल कर सकें? बाह्य शक्ति, आखिरकार सिर्फ बाह्य शक्ति ही है। क्या आप सचमुच इतनी सरल सच्चाई को नहीं समझते? भले ही मैं अपने हस्तक्षेप से मिंगी को हरा दूं और आपकी प्रतिष्ठा को एक बार फिर पूर्वी सागर में बाधा बनने की अनुमति दे दूं, लेकिन मेरे जाने के बाद भी आप पूर्वी सागर के कमजोर तत्वों को डराने में असमर्थ रहेंगे। ध्रुव मल्होत्रा ने ईस्ट सिक्किम की ओर देखा और उदासीनता से कहा। पूर्वी सागर के राजा का चेहरा थोड़ा बदल गया और एक पल के बाद उसने हल्की आह भरी और कुछ हद तक असहाय होकर कहा, मैं इतना सरल सत्य कैसे नहीं समझ सकता। बात बस इतनी है कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी सागर पर मेरा नियंत्रण कम होता जा रहा है। यदि मैं कम समय में पूर्वी सागर बलों की प्रतिष्ठा बहाल करना चाहता हूं, तो यही एकमात्र तरीका है। जहां तक पूर्वी सागर छोड़ने के बाद की बात है, तो पूर्वी सागर के छोटे छोटे हिस्सों को डराने के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं। ये सुनकर ध्रुव मल्होत्रा ने आश्चर्य से ईस्ट सिक्किम की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम आपकी इच्छानुसार करेंगे। जैसे ही रोशनी वर्मा जागेगी, हम नाइट हेवन सेक्ट के लिए निकल पड़ेंगे। आधे घंटे बाद रोशनी वर्मा भी नीचे आ गई। बिना समय बर्बाद किए ध्रुव मल्होत्रा और बाकी लोग तुरंत नाइट हेवन सेक्ट के लिए निकल पड़े। रात्रि स्वर्ग संप्रदाय अभी भी रात्रि स्वर्ग संप्रदाय ही था, केवल अब खंडहर में बदल गया है। जब ध्रुव मल्होत्रा और उनके साथी नाइट हेवन सेक्ट पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मजबूत आभा थी, उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति के पास ग्रैंड मास्टर की ताकत थी। पूर्वी सागर राजा को आते देख ये मार्शल कलाकार एक के बाद एक उनका अभिवादन करने के लिए आगे आए। पूर्वी सागर राजा को नमस्कार। काफी समय हो गया है और पूर्वी सागर राजा जवान होता जा रहा है। अगर हमें पहले से पता न होता तो हम सोचते कि पूर्वी सागर राजा अपनी उम्र को पीछे छोड़कर अपने चरम पर वापस आ रहा है। हा, सचमुच पूर्वी सागर के राजा ने अपना पुराना आचरण त्याग दिया है। मैं एक बार फिर आप में उस संप्रभु राजा की छवि देखता हूँ। पूर्वी सागर के राजा मिंगी अपनी थोड़ी सी ताकत पर भरोसा करते हुए पूरे पूर्वी सागर को चुनौती देने का साहस करते हैं, यहाँ तक कि दावा करते हैं कि वे अकेले पूर्वी सागर का विरोध कर सकते हैं। क्यों न हम सब मिलकर इसमें हाथ बटाएं। एक के बाद एक मार्शल कलाकारों ने पूर्वी सागर राजा से बात की। अपने सामने उत्तेजित भीड़ को देखकर पूर्वी सागर राजा के वृद्ध चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। वह ये भी भूल गया था कि आखिरी बार ऐसा व्यवहार कब से मिला था। पूर्वी सागर के मार्शल कलाकारों के उनके प्रति रवैये में जो बदलाव आया, उसका श्रेय ध्रुव मल्होत्रा को जाता है। ये सोचते हुए पूर्वी सागर राजा ने कृतज्ञतापूर्वक ध्रुव मल्होत्रा की ओर देखा, लेकिन ध्रुव मल्होत्रा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने पास खड़ी काली चील के साथ खेलकर अपना मनोरंजन करता रहा। काले चील ने तो ध्रुव मल्होत्रा के हाथ को अपने सिर से दबाने की भी कोशिश की। काली चील बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी, ऐसा लग रहा था कि ध्रुव मल्होत्रा से वाकई डर गई थी। जब तक ध्रुव मल्होत्रा विला से बाहर निकलते वह उनके साथ साथ चलती, अविभाज्य रूप से। अगर ध्रुव मल्होत्रा विला से बाहर नहीं निकलता तो वह बिना कोई शोर मचाए चुपचाप अंदर ही रहता। यहाँ तक कि जब करण मल्होत्रा और अन्य लोग विला में इसके साथ खेलते थे तब भी इसने हमला नहीं किया। इतना ही नहीं, अगले दिनों में रोशनी वर्मा ने भी काले चील को थोड़ा बहुत चिढ़ाने का साहस जुटाया। हालांकि रोशनी वर्मा अभी भी बड़े काले बाज से कुछ हद तक डरती थी और कभी कभार ही उसके साथ खेलती थी।